बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो जेल से एक उनका ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट आया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से उसको शेयर किया गया। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। अब मौजूदा हिस्ट्री में तो कोई ऐसा नहीं है। नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं हुआ, जरदारी के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ, बाकी जो मौजूदा लीडर्स हैं उनके साथ नहीं हुआ। सबसे बुरा सलूक हुआ था जावेद हाशमी साहब के साथ, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी मेरे साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा इमरान खान के साथ किया जा रहा है। हाँ, माजी में जुल्फ़िकार दी भुट्टो के साथ बहुत बुरा हुआ, बादशाह खान जेल में रहे, कुछ और लोग जेल में रहे, ज़िया-उल-हक़ के दौर में बड़े कोड़े शोड़े मारे गए, बड़ा जुल्म किया गया, और दीगर अदवार में भी होता रहा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, इसकी तो मौजूदा दौर के अंदर किसी किस्म की कोई मिसाल मौजूद नहीं है जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है जेल में। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी एहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हत्ता के जो अयूब खान को बड़ा गुस्सा था अपने मुखालिफिन पे, लेकिन उसने भी जो है ना वो सियासतदानों की बेगमात के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि फ़ातिमा जिन्ना साहिबा के साथ बड़ा जुल्म किया अयूब खान ने। लेकिन उसके बाद अब ज़िया-उल-हक़ के दौर में अगर आप देखें या याह्या खान के दौर में आप देखें तो शेख मुजीब की बीवी के साथ भी ये नहीं किया गया, ना ही जुल्फ़िकार दी भुट्टो की बीवी के साथ ये किया गया, बल्कि डंडे वंडे उन्हें परे बार एहतजाज में ये चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इस तरह उनको जेल में नहीं डाला गया जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया, ये शिकवा ठीक है। नवाज शरीफ को पकड़ा परवेज़ मुशर्रफ ने, लेकिन उनकी बीवी के साथ वो नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्की तारीख़ की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबर और फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वज़ू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मिट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। अब ये इंतहाई तकलीफ़देह बात है इमरान खान साहब की फ़ैमिली के लिए, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, कि एक आदमी को जेल में बंद किया हुआ है और बेगुनाही बंद किया हुआ। 9 मई के मुकदमे में क्या निकाल लेंगे इमरान खान में से? अदालतें इंसाफ दे नहीं रही, पूरी का पूरा जो जुडिशल सिस्टम है उसको काबू कर लिया गया है, और अदालतों में इंसाफ नहीं है तो अदालतों से इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद भी ख़त्म है। अब अदालतें इमरान खान को इंसाफ तभी देंगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों को इस बात की इजाज़त देगी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमें की दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन्हें अकल आ जाए या उनकी अकल ठिकाने आ जाए, और अकल ठिकाने लाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को उठना पड़ेगा, जो फ़िलहाल अभी तक तो नहीं उठी। वो कब उठेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कभी भी सानिया हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उन्हें अवाम का असल में सामना करना पड़ जाए। तो मामला जो है वो चंद दिन का ही है, यानी चंद घंटों का ही आप समझ लें कि जिस वक्त अवाम खड़ी होगी उस वक्त तो कहानी हो जाएगी ख़त्म। अब इमरान खान साहब ने ये बड़ी तकलीफ़देह बात की कि वज़ू करने के लिए जो पानी है वो भी गंदा है और उसमें मिट्टी मिली हुई होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को आए हुए कई घंटे हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कुछ किया ही नहीं। ये इतनी तकलीफ़देह बात है, इस पर पहुँचा लाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उनके वज़रा को उठ के इसके ऊपर रोला डालना चाहिए था। उनका वज़ीर आला जिसको सारे वोट इमरान खान के पड़े हैं, और आज वो इमरान खान की वजह से वज़ीर आला बना है, जो वज़रा हैं उन सारे वोट इमरान खान की वजह से पड़े हैं, वो सारे इमरान खान की वजह से आज वज़रा हैं। जितने पार्लियामेंटेरियंस या सेनेटर्स हैं, किसी ने कोई रोला नहीं डाला, नज़र ही कहीं नहीं आ रहा। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग रोध हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस मामले को नहीं उठाया। इमरान खान साहब का जो मसल्स हैं वो लगातार वीक हो रहे हैं, वो लटक रहा है जिस्म उनका। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो उनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है, और इमरान खान साहब ने अपने आप को यंग रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए, अपनी उम्र से छोटा रखने के लिए, वो उन्होंने बड़ी सख्त कसरत की है अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने बड़ी एक्सरसाइज की है। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि इस आदमी को बूढ़ा करो, इस आदमी को बिल्कुल ऐसा कर दो कि लोग मायूस हो जाएं। अब वो करने के लिए उन्हें 22 घंटे तक वो कमरे के अंदर बंद रखते हैं, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने देते, उन्हें मौका नहीं देते कि वो वर्जिश करें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने मसल्स को मजबूत रखें। तो लगातार जो है वो उनका मैस गिर रहा है, उनका वजन भी गिर रहा है, उनके मसल्स भी कमज़ोर पड़ रहे हैं, और उनके जिस्म का गोश्त लटक रहा है। ये मुझे उनकी फैमिली भी ये बात कन्फर्म करती रहती है। तो इस वजह से, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि इस आदमी को कमज़ोर करें, जिस्मानी तौर पे भी इनको तोड़ें और जो है वो ज़हनी तौर पे भी इनको कमज़ोर करें। इमरान खान कहते हैं जी मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुँचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई।
टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी किताबों का मुताला करके मैं वक्त गुजार रहा हूँ, मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मैसर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्ज़ी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद हैं अपनी मर्ज़ी के बंदों से। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं जो बंदे मुझे जेल में मिलने आते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से आते हैं, अब जो मिलने जाते हैं वो ज़रा अपना एहतसाब कर लें। अलीमा खान साहबा तो बड़े लंबे अरसे से मिल नहीं पा रही, उनका तो मुलाकात बंद किया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब की भी मुलाकात नहीं हो पा रही। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग हैं या उनके इत्तेहादी हैं उनकी मुलाकातें भी बंद हैं, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जो बंदे मिल रहे हैं जैसे कि बैरिस्टर सैफ मिल लेता है जाके, या कुछ वकील हैं एक दो वो मिल लेते हैं जाके, तो उनके बारे में इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अपनी मर्ज़ी के बंदों से मेरी मुलाकात करवा देते हैं और दीगर मुलाकातें मेरी बंद हैं। तो उन बंदों पर इमरान खान साहब ने एक तरह का अदम एतमाद किया है। मैं वादे पैगाम देना चाहता हूं कि इस वक्त पार्टी का हर फर्द अपने तमाम इख्तलाफात फौरी तौर पर भुलाकर सिर्फ और सिर्फ 5 अगस्त की तहरीक पर तवज्जो मरकूज रखे। मुझे फ़िलहाल इस तहरीक का कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। ये बात ठीक है, तहरीक का मोमेंटम नहीं बना अभी। जैसे तहरीक का मोमेंटम अगस्त में बन गया था ना कि सितंबर अक्टूबर में जाके इमरान खान साहब बाहर निकालेंगे लोगों को, तो उस वक्त तक बड़ा ज़बरदस्त मोमेंटम बन रहा था। फिर जो नवंबर की तारीख का मोमेंटम बना वो भी बड़ा तगड़ा और बड़ा अच्छा मोमेंटम था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मोमेंटम बना ही नहीं अभी तक, वो वाली चीज़ अभी तक नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर है कि पहले अवाम ज़्यादा तगड़े थे और बहुत एक्टिव थे, बड़े खुलकर सामने आ रहे थे और लीडरशिप हल्की पड़ी हुई थी। आजकल लीडरशिप जोर लगा रही है लेकिन अवाम के अंदर वो दिलचस्पी पहले जैसी नहीं है, ये माननी पड़ेगी। हो सकता है आने वाले दिनों में हो जाए, जब होगा तो हम आपको बता देंगे। वो खैबर पख्तूनख्वा जहां इमरान खान साहब का सिर्फ झंडा खड़ा करते थे ना तो लोग भर देते थे जलसागाह को, वहां पे जो माजी में अब जलसे वलसे हो रहे हैं उनमें वो लोगों की दिलचस्पी उस तरह नजर नहीं आ रही। ये जरूर है कि वो बड़े जलसे हैं, तगड़े जलसे हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के जलसे होते हैं, लेकिन जो एक अलग किस्म का होता था ना कि जैम पैक किस्म का जलसा हो जाना, वो अभी तक हमें कहीं पे नजर नहीं आया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे सारी दुनिया जानती है वो क्या जलसे होते हैं। हमने आखिरी मरतबा लोगों को इस्लामाबाद की तरफ जाते हुए देखा था, उस बड़ी तादाद में, उस अंदाज में जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चलती है। लेकिन अब उसके बाद से लेकर अब तक लीडरशिप से एक मायूसी है अवाम को और उसकी वजह से मोमेंटम नहीं बन रहा, और इमरान खान साहब ने उसी का जिक्र किया है। मैं 78 साला निज़ाम के खिलाफ जंग लड़ रहा हूँ, जिसमें मेरी कामयाबी यही है कि अवाम तमाम तर जुल्म के बावजूद मेरे साथ खड़ी है। 8 फरवरी को अवाम ने बगैर निशान के जिस तरह तहरीक इंसाफ पर एतमाद करके आप लोगों को वोट दिए, इसके बाद सबका फ़र्ज़ बनता है कि अवाम की आवाज़ बने। अगर इस वक्त तहरीक इंसाफ के अरकान आपसी इख्तलाफात में पढ़कर वक्त ज़ाया करेंगे तो ये इंतहाई अफसोसनाक और काबिल सरजनिश अमल है। पार्टी में जिसने भी गिरोहबंदी की उसे मैं पार्टी से निकाल दूंगा। मैं अपनी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ और इसके लिए कुर्बानियाँ दे रहा हूँ। ऐसे में पार्टी में इख्तलाफात पैदा करना मेरे मकसद और विजन को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। फार्म 47 की हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया के हाथ पांव बांध कर उसे मफलूज कर दिया है। 26वीं तरमीम वाली अदालतों से टाउट जजों के जरिए जैसे स्याह फैसले आ रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। हमें अदलिया को आज़ाद करवाने के लिए अपनी भरपूर जिद्दोजहद करनी होगी, क्योंकि अदलिया की आज़ादी के बगैर किसी मुल्क व कौम की बका मुमकिन नहीं है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। और इसके बाद एक स्टेटमेंट में पहले आपको अली अमीन गंडापुर साहब का स्टेटमेंट बताता हूँ। उन्होंने, गंडापुर साहब ने यह दावा किया है कि इमरान खान साहब ने जेल से ये कहा और इस बात पे इत्मीनान का इजहार किया कि जो इमरान खान साहब ने लिस्ट फाइनल की थी वही सारे बंदे सेनेटर बने हैं। और गंडापुर साहब ने कहा कि ये जो लिस्ट है जिन लोगों को हमने सेनेटर बनाया, मिर्ज़ा अफरीदी समेत, ये इमरान खान साहब ने फाइनल की है। और इरफान साहब को जो पीछे किया गया, इमरान खान साहब के एक बड़े करीबी साथी जो बेचारे रो रहे थे, जिन्होंने वापस लिए अपने कागजात नामजदगी, आखिर में जाके बिल्कुल एंड में जाके वो विड्रॉ कर गए, तो वो उनके बारे में इमरान खान साहब ने ये कहा अली अमीन गंडापुर साहब के बकौल कि कादरी साहब को आगे करना है, इनको हटाओ। तो उन्हें हटा दिया गया और कादरी साहब को आगे लेकर आ गए। लेकिन ये लिस्ट जो मिर्ज़ा अफरीदी वाली है ये इमरान खान साहब ने फाइनल की, गंडापुर साहब ने ये बात कही है। अब मामला ये है कि जब सरमायादारों को टिकट दिए जाएंगे और उन लोगों को जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए
और आज वो अपने पैसे के बलबूते पर आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें सेनेट का इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़वाती भी है और उनको जितवाती भी है और उनके लिए हर तरह का माहौल बनाया जाता है। हत्ता कि जो अपोजिशन है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत है, उनको भी एक सीट इजाफी दी जाती है ताकि वो भी राज़ी रहें और ये सारे बंदे सेनेटर बन जाएं। तो फिर लोग सवाल तो उठाएंगे ना। इख्तलाफ राय तो जमहूरियत का हुस्न है और लोग इख्तलाफ करेंगे, चाहे वो एक पार्टी के अंदर रहते हैं चाहे वो एक पार्टी के बाहर रहते हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन ने इख्तलाफ करना बंद कर दिया तो फिर क्या फ़र्क रह जाएगा फजल रहमान साहब की जमात में, नून लीग में, पीपल्स पार्टी में, ANP में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बाकी जमातों से फ़र्क यह है कि यहाँ पे कारकुन जो है वो सवाल उठाता है, वो पूछता है कि ये बंदा किस मेरिट के ऊपर आया, इसके आने का क्राइटेरिया क्या है, क्या ये पैसा खर्च करके आया या इसकी कोई कुर्बानियाँ हैं या इसका कोई नज़रिया है या इसकी कोई काबिलियत है, किस बुनियाद के ऊपर ये बंदा आ रहा है। ये बात सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर पूछता है। बाकी जमातों का वर्कर चुप कर जाता है, सिर्फ फॉलो करता है, देखता है। MQM का वर्कर हमेशा से खामोश है, कभी नहीं पूछता। एक दौर में पीपल्स पार्टी का वर्कर सवाल उठाता था, अब वो भी नहीं पूछते, जिसको मर्जी वो उठा के बना देते हैं। इसी तरह से PMLN का वर्कर तो कभी पूछता ही नहीं है, उसको पता ही नहीं होता कि टिकट किसको मिला किसको नहीं मिला। वो इस बारे में किसी किस्म की मुदाखलत करते ही नहीं है, वो जमहूरियत नहीं है ना उन जमातों में। तो एक पॉलिटिकल पार्टी में जमहूरियत है और इख्तलाफ राय वो लोग करते हैं और उसकी गुंजाइश मौजूद है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तहरीक के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। इमरान खान साहब ने ठीक कहा, लेकिन तहरीक के लिए लोग इकट्ठे होते हुए फिलहाल अभी तक तो दिखाई नहीं दे रहे, जिस किस्म के इख्तलाफात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हैं। और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोग कह रहे हैं, कोई इसको इल्ज़ाम देता है, कोई उसको देता है। इमरान खान साहब के बेटे नाजरीन बरतानिया से अमेरिका में मौजूद हैं, चले गए हैं। रिचर्ड ग्रैनल से उन्होंने मुलाकात की है और इसके बाद उनकी जो विल्सन से मुलाकात हुई है, ब्रिट शेरमैन से उनकी मुलाकात हुई है और दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ पे लोग हैं उनसे भी उनकी मुलाकातें शेड्यूल हैं। और वो इंसानी हकूक़ के मामलात उठा रहे हैं अमेरिका में अपने वालिद को लेकर कि उनके वालिद के साथ बड़ी ज़्यादती की जा रही है पाकिस्तान में और बेगुनाह उन्हें जेलों के अंदर कैद रखा गया है, इमरान खान साहब को और उनके रिश्तेदारों को। अब इमरान खान साहब के दोनों बेटे इन मामलात को उठा रहे हैं। इसके बाद कहा जाता है कि वो पाकिस्तान भी आएंगे। अलीमा खान साहब ने दावा किया कि ये ज़रूर आएंगे पाकिस्तान, इमरान खान के बेटे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। तो बिल्कुल उन्हें पाकिस्तान आना चाहिए, उन्हें मौका मिलना चाहिए अपने वालिद साहब से मिलने का, अपने वालिद साहब से बात करने का और पाकिस्तान में उनकी मुलाकात करवाई जानी चाहिए इमरान खान साहब से। ये उनका एक हक है, ये उनका आईनी और कानूनी हक है। अच्छा, एक और डेवलपमेंट इसमें यह है कि इमरान खान के बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए एक दरख्वास्त की गई है। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं। इमरान खान के बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए बाकायदा दरख्वास्त की गई है कि उनके बेटे चाहेंगे कि उनके बेटों की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करवाई जाए और इसके लिए बाकायदा दरख्वास्त की गई है, लेकिन अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई। हो सकता है कि इनकी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए और हो सकता है कि ना हो, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप से इनकी मुलाकात होती है तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी और फिर पता चलेगा कि ये ऊंट किस करवट बैठता है और डोनाल्ड ट्रंप उसके बाद किस किस्म का मौक़िफ़ अपनाता है। 26 नवंबर के मुकदमात भी जल्द लगाने के लिए नाजरीन काम शुरू कर दिया गया है और ये वो मुकदमात नहीं है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे कत्ल हो गए थे। 26 नवंबर के हवाले से दो तरह के मुकदमात हैं, एक केस है हुकूमत का और एक केस है अपोजिशन का। हुकूमत का केस ये क्यों एहतजाज करने के लिए आए, इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि ये एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद पे आए। इन्होंने इस्लामाबाद के ऊपर दावा बोला, ये वो, ये सारा हुकूमत का केस है। अच्छा, ये वाले केस जो है ना, ये बहुत तेज़ी से अब सुने जाएंगे, इनके अंदर भी अब सजाएं दी जाएंगी और जजेस की छुट्टियां भी मनसूख कर दी गई हैं इन मुकदमात को तेज़ी से चलाने के लिए। यानी अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 9 मई के अंदर फेंटा लगा और उनके खिलाफ जो है वो मुकदमात पे फैसले सुनाए गए हैं और ऐसी सजाएं सुनाई गई हैं जिनकी कानून में कोई जस्टिफिकेशन ही नहीं है। अब 26 नवंबर के ऊपर भी उनके साथ यही किया जाएगा। हालांकि 26 नवंबर को एक तो अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर भी है, आरिफ अलवी साहब के ऊपर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर जो मुल्ज़िमान हैं उनके भी वारंट गिरफ्तारी बाकायदा जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी की अदालत है और गुज़िश्ता बरस नवंबर में जो एहतजाज किया गया था उस पर 3 मुकदमात में अदम गिरफ्तार मुल्ज़िमान के वारंट गिरफ्तारी उन्होंने जारी किए हैं। इसमें आरिफ अलवी साहब हैं, अली अमीन गंडापुर हैं, उमर अयूब हैं, असद कैसर हैं, शाहिद खटक हैं, खालिद खुर्शीद हैं और फैसल अमीन वगैरह इसके अंदर शामिल हैं और दीगर भी कई मुल्ज़िमान हैं और पुलिस की टीमें भी अब तश्कील दी जा रही हैं ताकि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन क्या ये गिरफ्तार किया जा सकता है? इसी मामले में जो है वो इमरान खान साहब की एहलिया पे भी मुकदमा है और ये कहते हैं जी कि
एक आपको याद है वो रेंजर्स के अहलकार जो हैं वो एक हादसे में शहीद हो गए थे। इस दौरान में जब वो ड्यूटी पे थे तो एक गाड़ी उन पे चढ़ गई थी और ये गाड़ी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं था, ये बाद में साबित हो गया था। लेकिन इन चीज़ों को भी शामिल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन मुकदमात का सामना करना पड़ेगा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग शहीद हो गए थे। यानी तहरीक इंसाफ के अब तक की इत्तला के मुताबिक 15 के करीब लोग पता चलता है कि वो शहीद हो गए। वहां उन्हें सीधी गोलियां मारी गई डी चौक में। एक बंदे को नमाज पढ़ रहा था, कंटेनर से धक्का देके नीचे फेंक दिया गया रेंजर्स की जानिब से। और बहुत सारे ऐसे जख्मी मौजूद हैं जिन्हें गोलियां मारी गई और वो बेचारे यहां से गोलियां खा के अस्पतालों में गए, कुछ वहां से गिरफ्तार हो गए, कुछ अपने गांव में पहुंच गए, अपने इलाकों में पहुंच गए। अच्छा, 35 लोगों के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम करती रही है आखिरी वक्त तक कि उनके 35 बंदे गायब हैं, ये बंदे उन्हें मिले नहीं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती रही है कि इन बंदों के बारे में कुछ पता नहीं है, इनकी फैमिली हमारे पास है। इमरान खान साहब ने कहा मामला उठाओ, फिर जाओ अदालत में, खोलो इस मामले को। ना इन्होंने सीसीटीवी फुटेज के बारे में कुछ किया, ना इन्होंने डॉक्टरों से मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स के बारे में कुछ किया, ना इन्होंने एफआईआर करने के बारे में कुछ किया। अदालत के अंदर जब ये 26 नवंबर का केस चल रहा था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दबाव बनाने में बुरी तरह नाकाम रही, बल्कि ऐसा लगता है कंप्रोमाइज हो गई और इन्होंने अपने कारकुनों को ऐसा लगता है खून बेच दिया। वरना इन्हें चाहिए था कि ये सारी क़यादत जाकर अदालत में खड़ी होती और जज को कहती कि ये मुकदमा दर्ज करें, हमारे बंदे यहां पे कत्ल हुए हैं डी चौक में, हम पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे, हमारे लोग निहत्थे थे, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, गोलियां चलाने वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें गिरफ्तार किया जाए। और जिन्होंने ऑर्डर दिया, यानी उससे पहले आके अता तारड़ कहकर गया था, मोहसिन नकवी कहकर गया था, इन्होंने कहा था कि 5 मिनट लगेंगे, छट्टा चलेगा, हम गोलियां चलाएंगे, बंदे मर जाएंगे, इस किस्म की बातें, ये कहते सारे भाग जाएंगे। ये सारी धमकियां इन्होंने लगाने के बाद गोलियां चलाई है ना, तो गोली चल गई। और इससे पहले जो है वो बाकायदा एक, और फिर वीडियोस भी हैं जैसे गाड़ियों की तोड़ फोड़ हो रही है, जैसे वहां तबाही हो रही है, फिर वहां पे जो सीन को साफ किया गया बाद में, जैसे वहां से सबूत मिटाए गए हैं, खून के धब्बे मिटाए गए हैं। तो ये सारा कुछ वहां पे उस दिन हुआ था ना पीटीआई ने कोई सीसीटीवी फुटेज पे किया, ना कोई पर्चे पे किया, ना कोई दरखास्त दी, ना कोई अदालत गए, ना कोई काम नहीं किया इन्होंने, टके का काम नहीं किया। और छोटा मोटा वकील भेज देते हैं अदालत में। भैया आपको पूरी क़यादत को, सेनेटर्स को, एमएनएस को, एमपीएस को, वुज़रा को, वज़ीर आला को, सबको अदालत जाना चाहिए कि भाई इंसाफ दो, हमारे बंदे यहां पे मारे गए हैं। जो बंदे कत्ल हो गए उन्हें सरकारी खजाने में से पैसे दे दिए, बात खत्म, या उन्हें पार्टी फंड में से पैसे दे दिए, बात खत्म। ऐसे थोड़ी होता है, लोगों के साथ आपने नाइंसाफी की। और इसी वजह से लोग ये शिकवे भी करते हैं कि गंडापुर ने चलने से पहले कहा था पहली गोली मैं खाऊंगा, और जब पहली गोली चली तो गंडापुर निकल लिया, और उसके बाद वहां लोग गोलियां खा रहे थे, लोग वहां जख्मी पड़े हुए थे, लोग अस्पतालों में जा रहे थे, लोगों को गोलियां दिन से लेकर शाम तक लगती रही, गंडापुर साहब डी चौक तक पहुंचे ही नहीं जहां पे लोगों को गोलियां मारी जा रही थी। बहरहाल ये अब मुकदमात ये वाले भी चलाए जा रहे हैं। जिन लोगों को 10-10 साल सजा दी गई ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, उनके बयान सामने आए, वो अभी भी डट के खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं जी हम सारे बेगुनाह हैं, जो मर्जी आप कर लें। जितने भी लोग सजा सुनने के बाद अब तक मीडिया के सामने आए या जिनका कोई भी स्टेटमेंट सामने आया, जैसे उमर सरफराज चीमा साहब हैं, अब वो ये कहते हैं कि हम नजरियाती कारकुन हैं, आज भी अपने नज़रिए पे कायम हैं, ये सज़ाएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एजाज चौधरी साहब ने कहा कि हम मुल्क में जमहूरियत और आइन की बहाली के लिए कुर्बानी दे रहे हैं और हमारी कुर्बानी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए है। इसी तरह यास्मीन राशिद साहबा ने कहा कि मैं आज भी वहीं खड़ी हूं जहां आज से 2 साल पहले थी और अपने मकसद, नज़रिए या जिद्दोजहद से पीछे नहीं हटूंगी, और जो खुद आज़ाद ना हो वो हमें क्या सजा देगा, ये भी बात की। मियां महमूद रशीद साहब ने भी कहा कि इमरान खान हक को सच पर खड़े हैं, हम इस लड़ाई में उनके शाना बशाना हैं, हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, इस इकदाम से नफरत मजीद बढ़ेगी। शाह महमूद कुरैशी ने कहा जनाब कि मैं बाइज्जत बरी ज़रूर हुआ हूँ, लेकिन जिन लोगों को सज़ा हुई है वो भी मेरी तरह बिल्कुल बेगुनाह हैं और मुझे बड़ी तकलीफ़ हो रही है कि उनको सज़ाएँ दी गई हैं। नादरीन, जो हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इस हुकूमत ने APC बुलाने का फैसला किया है चंद बड़े अहम मामलात के ऊपर। यानी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया कि एक APC बुलाई जाए और अमन व अमान के हवाले से APC में तमाम सियासी जमातों को बुलाया जाए ताकि अहम फैसले किए जा सकें और सारी सियासी जमातों को इसमें शामिल किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ, PTI की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो बुला रहे हैं ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के, आ जाओ सारे बैठ के फैसले करते हैं अहम चीज़ों पे। नून लीग इसमें नहीं जा रही, पीपल्स पार्टी भी इसमें नहीं जा रही, JUIF भी इसमें नहीं जा रही और ANP भी इसमें नहीं जा रही। ये एक्सप्रेस न्यूज़ की एक खबर है। वो ये कह रहे हैं कि जनाब इसमें नहीं जाना,
हम नहीं आ रहे इसमें, और अपोजिशन जमातों ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा एपीसी हुकूमती सतह पर है और हुकूमत पहले से ही फैसला कर चुकी होती है। अगर एपीसी तरीके इंसाफ की सतह पर बुलाई जाती तो एएनपी शिरकत करती। यानी उन्होंने कोई बहाना ढूंढा, उन्होंने फर्क रहा, एपीसी में हम नहीं जा रहे। 2 दिन पहले तक ये सारे इकट्ठे बैठे हुए थे सेनेट इलेक्शन के लिए, यानी ये एएनपी भी शामिल थी, इसके अंदर जो है वो नून लीग भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, फजलुर रहमान साहब की पार्टी भी सारे इकट्ठे थे पहले। 2 दिन पहले तक सारे पीटीआई के साथ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ शीरो शिकर थे कि आओ बैठते हैं और बैठ के बंदर बांट करते हैं सेनेट की नशिस्तों में, मैं तुम्हें 1 सीट ज्यादा देता हूं और तुम मेरे लिए गुंजाइश पैदा करो। तो एक एक करके इन्होंने सारे बड़े बड़े बंदों को इन्होंने एडजस्ट कर दिया, हर पार्टी ने अपना अपना बड़ा बंदा एडजस्ट कर लिया। सेनेट के इलेक्शन के लिए, इक्तदार के लिए ये सारे इकट्ठे होकर बैठ गए थे, लेकिन जब अमन व अमान के लिए बैठने की बारी आई तो कोई बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं पाकिस्तान की आवाम को यह बताना चाहता हूं कि इन्हें आपसे इतनी दिलचस्पी है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इन सियासतदानों को तो फिर भी थोड़ी बहुत दिलचस्पी बाकी है अवाम के अंदर, क्योंकि अवाम से इन्होंने वोट शोट लेने होते हैं, उनको सामना करना होता है। एस्टेब्लिशमेंट को तो इतनी सी भी दिलचस्पी नहीं है कि अवाम क्या सोचती है, या अवाम के दिल में क्या चल रहा है, या अवाम जो है उसके साथ क्या गुजर रही है, उन्हें बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं है। उनके लिए तो ये जैसे एक कारोबार की तरह है, उनके लिए तो जैसे ये एक बिजनेस है कि इसमें फायदा क्या और नुकसान क्या, और वो इसको ऐसे ही देखते हैं। हालात पाकिस्तान के ये हो गए नाज़रीन कि सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन पासपोर्ट बन गया है, और पाकिस्तान का पासपोर्ट मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट की मेहरबानी से दुनिया के चौथे कमजोर तरीन पासपोर्ट में शामिल हो गया। यानी दुनिया के जो टॉप के 4 बदतरीन पासपोर्ट है ना, उनमें पाकिस्तान शामिल हो गया। ये पाकिस्तान के साथ मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने किया है। हुक्मरानों को क्या बंदा इल्जाम दे, बेचारे किसी काबिल ना 3 में ना 13 में। जो किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, जो इकॉनमी के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो पाकिस्तान में अमन व अमान के साथ किया एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो पाकिस्तान के अंदर जुल्म जबर फस्तायत ये सारा एस्टेब्लिशमेंट ने किया, जो आइन की धज्जियां उड़ाई एस्टेब्लिशमेंट ने उड़ाई, जो पाकिस्तान में अदलिया को तबाह किया, महंगाई, आम आदमी, बेरोजगारी, लोग पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, बदअमनी, मायूसी, ये सारी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नाज़रीन, जाते जाते मैं एक गजा के बारे में खबर आपको देना चाहता हूं, क्योंकि मैं ये जिम्मेदारी समझता हूं कि हर वीलॉग में कहीं ना कहीं मैं गजा का तस्करा ज़रूर करूं, ताकि मेरे ज़रिए से ये आवाज़ जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक तो जाए। हम सबको दुआ भी करनी चाहिए अमन के लिए, और हम सबको गजा के लोगों के लिए आवाज़ भी उठानी चाहिए कि वहाँ पर अमन आ जाए और ये जंगबंदी फौरी तौर पे हो जाए। 1000 से ज़ायद लोग गजा में वो शहीद हुए हैं जो खुराक का इंतज़ार कर रहे थे, जो इमदाद के मुंतज़िर थे। 1000 से ज़ायद लोग वो शहीद हो गए जो इमदाद लेने के लिए, खाना ढूंढने के लिए गए हुए थे। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस किस्म के वहाँ पे हालात पैदा हो चुके हैं, और ये अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, मैं नहीं कह रहा। गजा के लिए सबको आवाज़ उठानी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, पूरी दुनिया को चाहिए कि इस जगह पे फोकस करें, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया हो रहा है, इंसानियत के नाते इस लड़ाई को यहाँ पे बंद करवाएं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।